हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड, ठीक है। अभी हम काव्य खंड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड। कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है हमने ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य को हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 2, ठीक है। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव, है ना। तो कल की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा इंडेक्स के माध्यम से मैंने वहाँ पे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पूरा अच्छे से बताया है कि आधुनिक काल में जो है, आधुनिक काल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने प्रकरण में विभाजित किया है, ठीक है। यानी खंड, जो गद्य खंड है उसमें कितने प्रकरण हैं, ठीक है। अभी मैंने काव्य को भी बिल्कुल छेड़ा नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। मैंने गद्य खंड में मैंने आप सभी को बताया है कि गद्य खंड में जो है कितने प्रकरण हैं, यानी प्रथम उत्थान में कितने प्रकरण हैं, उन प्रकरण का नाम क्या है, द्वितीय उत्थान में कितने प्रकरण हैं और प्रकरण का नाम, और तृतीय उत्थान में जो है उसमें कोई प्रकरण नहीं है, सिर्फ तृतीय उत्थान सामान्य परिचय वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप पूरा इंडेक्स नहीं समझेंगे तो आगे आप जो भी पढ़ेंगे आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आएगा लेकिन कम समझ में आएगा। और सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, प्रकरण से जो है 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और आधुनिक काल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ जो है आपको पूरा इंडेक्स समझना पड़ेगा। तो आप लोग जो है कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से ही आप लोग अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव, ठीक है। तो प्रकरण 2 का नाम है गद्य साहित्य का आविर्भाव, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखे जाने लगी थी, जिसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में हम कर आए हैं, ठीक है। पिछली क्लास जो है प्रकरण 1 जब मैंने पढ़ाया था सामान्य परिचय गद्य के विकास, उसमें जो है खड़ी बोली जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है बनारस अखबार में जो है चर्चा हुई थी, ठीक है। इसी के बारे में जो है शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा जो है बनारस अखबार के संबंध में हम कराए हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि संवत 1913 में अर्थात वल्वे के 1 वर्ष पहले, वल्वे का मतलब यहाँ पे 1857 की क्रांति, ठीक है। वल्वे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। ये नॉर्मल इंस्पेक्टर जो होते हैं उनको मत समझिएगा, उस समय जो है शिक्षा विभाग में भी जो है इंस्पेक्टर का पद होता था जिस पे जो है नियुक्ति होती थी, ठीक है। तो वही जो है शिव प्रसाद जो है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप सभी को भी पता होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, ठीक है। उस समय भी दूसरे विभागों के समान जो है शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का ही जोर था, जिनके मन में भाषापन, ठीक है, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े, ठीक है। ये तमाम बातें यहाँ पे जो है कही गई हैं। मैं पढ़ते हुए चलूँगी, ठीक है, कोई मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रही हूँ, पढ़ते हुए चलूँगी। आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे, जो महत्वपूर्ण है मैंने उसको हाईलाइट किया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जा रही है, अदालती काम में जो है उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ हो। यानी मुसलमानों का कहना था कि जब अदालती काम जो है, जो भी काम है उसमें जो है उर्दू का ही
उर्दू में ही किया जा रहा है, तो अब क्या ज़रूरत है दूसरी भाषा को लाने का या दूसरी भाषा का बोझ डालने का। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि उनका, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हाँ, भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुने वो हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो जो है शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे थे, तो उनको जो है हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते थे। ठीक है, मुश्किल ज़बान कहकर जो है विरोध करते थे। अतः राजा साहब यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। उस समय जो है साहित्य के लिए जो है कोर्स के लिए जो है कोई पुस्तकें नहीं थी। अब देखिए आगे यहाँ से, ठीक है, महत्वपूर्ण है यहाँ से। ठीक है, राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग गए। अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है स्वयं जो है पुस्तकों को तैयार करने में लग गए, और पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। ठीक है, राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत और आलसियों का कोड़ा इत्यादि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ ये है राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। ठीक है, संवत 1909 और संवत 1919 है ना, 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकाली, जिसमें से कुछ का उल्लेख जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ का उल्लेख है। अब यहाँ पे देखते हैं पंडित वंशीधर ने, ठीक है, पंडित वंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के ऐसे शब्द होते हैं ना, मुदर्रिस है ना, मुदर्रिस नाम है। ठीक है पंडित वंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, ठीक है, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला। किसने हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला? तो पंडित वंशीधर ने। ठीक है, जिसके हिंदी कॉलम का नाम था भारत खंडामृत। ठीक है, हिंदी कॉलम का क्या नाम था? भारत खंडामृत, और उर्दू कॉलम का नाम था अबे हयात। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, पंडित वंशीधर का है। ठीक है, पंडित वंशीधर ने जो पत्र निकाला था उस पत्र का नाम है। ठीक है, हिंदी कॉलम में जो था वो भारत खंडामृत नाम था, और उर्दू वाला जो था वो अबे हयात नाम से था। ठीक है, उनकी पुस्तकों का नाम ये है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य पुस्तकें भी हैं यहाँ पे, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम ये सोच के जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है जहाँ पे हमारी नज़र नहीं पहुँच रही है वहाँ एग्जामिनर की नज़र पहुँचती है और वो वहीं से प्रश्न को उठा लेता है। ठीक है, तो इनकी और पुस्तकें हैं, पुष्प वाटिका जो गुलस्ता के एक अंश का जो है अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद है भारतवर्षीय इतिहास, तीसरा है जीविका परिपाटी और जगत वृत्तांत। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, है ना। आगे देखिए, पंडित श्रीलाल ने, दो दोस्त थे इनके, है ना, वंशीधर और श्रीलाल। तो पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्रमालिका, ठीक है, पत्रमालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। गारसा दत्तासी ने कई पुस्तकों का लेखक किसे कहा है? तो श्रीलाल को कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श, ठीक है, पंडित बद्रीलाल, है ना, बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छाड़ दी गई थी। ठीक है, तो हितोपदेश का
अनुवाद जो है किसने किया, तो पंडित बद्री लाल ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह जो है न्याय शास्त्र में है। ठीक है, सिद्धांत संग्रह और उपदेश पुष्पावती नामक 2 पुस्तकें निकली थी। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, तो बद्रीलाल की हैं। ठीक है ना, सिद्धांत संग्रह और उपदेश पुष्पावली और हितोपदेश का ये जो है इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे। यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो प्रारंभ में पुस्तकें लिखी वो बहुत ही चलती और सरल हिंदी में थी। ठीक है, उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों में इतिहास तिमिरनाशक। ठीक है, इनकी पुस्तक एक और इतिहास तिमिरनाशक जो उर्दू में है। ठीक है, हम पिछले प्रकरण में हम पढ़ाए हैं। ठीक है, आदि में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना का कुछ अंश जो है यहाँ पे दिया गया है। तो राजा भोज जो इनका ग्रंथ है उसका जो है कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखिए, अपने मानव धर्मसार। ठीक है, अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी थी। मानव धर्मसार जो ग्रंथ है ये भी जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक है, मानव धर्मसार जो ग्रंथ है ना ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ही पुस्तक है जो संस्कृत गर्भित है, यानी संस्कृत गर्भित यानी संस्कृत की भाषा इसमें जो है ज़्यादा है। ठीक है, संस्कृत से भरा हुआ है। ठीक है, इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा, यानी आप इसको पढ़ेंगे। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है जो इसको कोई भी हिंदू अप्रमाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है, देख संस्कृत के शब्द आ रहे हैं, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, वेद, मनु है ना, औषधि, बृहस्पति, धर्मशास्त्राचार्य, धर्म, ये सभी जो है संस्कृत शब्द इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है इसको संस्कृत गर्भित में रखा गया है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं मानव धर्मसार। ठीक है, मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृति भाषा नहीं थी, यानी ये जो है इसकी स्वीकृति भाषा नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, यानी प्रारंभ से ही जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो हिंदी के ही पक्षपाती थे। ठीक है, ठेठ हिंदी के, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं यद्यपि अपने गुटका, इनकी एक रचना है गुटका। ठीक है ना, गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तकें थीं उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा है। ठीक है, पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। ठीक है, पहले तो ये हिंदी के पक्षपाती थे, लेकिन यहाँ पे देखिए संवत 1917 में जो है इनका पीछे से जो इनका झुकाव जो है उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा। ठीक है, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। ठीक है, जो कहने का मतलब है कि शुक्ल जी कहते हैं कि पहले ये हिंदी के पक्षपाती थे, लेकिन 1917 के पीछे जो है उनका झुकाव उर्दू की तरह होने लगा, जो बराबर जो है बना रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। ठीक है, इसका कारण चाहे जो समझिए, कहते हैं शुक्ल जी, इसका कारण आप चाहे जो समझ लीजिए। अब यहाँ पे बताते भी हैं कि कारण क्या है। ठीक है, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, या अंग्रेज अधिकारियों का रुचि देखकर ऐसा किया। ठीक है, अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1834 में लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है। ठीक है, जो इतिहास तिमिरनाशक का दूसरा भाग जो अंग्रेजी भूमिका यानी इसकी भूमिका जो है अंग्रेजी में है, वो संवत 100 जो है 1834 में लिखा गया है, और राजा साहब ने साफ लिखा है, बताया है कि मैंने इस रचना का जो है बैताल पचीसी की भाषा जो है उसका जो है अनुसरण किया है। ठीक है,
अब यहाँ से देखेंगे, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए, भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम उर्दू भाषा है, ठीक है। खास पसंद, आम फहम खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों के कोसों दूर हैं, बिल्कुल, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप जो मैं हाईलाइट करी हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं उसी पे चली जाऊँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है तो आपको शायद कम समझ में आएगा, इसलिए जो पढ़ रही हूँ उसको सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है ना। आगे कहते हैं, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृत के त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार ही होता है, बिल्कुल। आगे कहते हैं कि इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। आगे देखिए, आगे कहते हैं, संस्कृत शब्दों में थोड़ा बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उस स्थान पर एक विदेशी रूप रंग, ठीक है, एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी, अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, जो हाईलाइट किया है, कहते हैं पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे, ठीक है। असली हिंदी का नमूना लेकर राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रजा हितैषी नामक एक पत्र आगरे से निकाला, ठीक है। प्रजा हितैषी पत्र कौन निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह। कहाँ से निकलता था? तो आगरे से, ठीक है। 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इस पुस्तक का बड़ी प्रशंसा हुआ, ठीक है, इस पुस्तक की जो है बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से हिंदी था, ठीक है। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी थी। अब यहाँ पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है यहाँ पे भाषा दी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी, यानी ठेठ हिंदी सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल में अवैध संस्कृत के कुछ रसिक शब्द भी लिए हुए हैं, ठीक है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत कुछ शब्दों में जो है यहाँ पे स्पष्ट किया है। इसको छोड़िए, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। अब जो है, जो भारत की जो भाषा देश भाषा थी उसके अध्ययन की ओर जो है इंग्लैंड के लोगों का भी अच्छे से जो है ध्यान उसकी तरफ जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, यानी अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ, यानी उनको पूरी तरह से जानकारी थी। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकारी होना उसके बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और अनभिज्ञ का मतलब इसका विलोम है अनभिज्ञ, है ना, जिसको जानकारी ना हो, ठीक है। तो वही है, कह रहे हैं यहाँ पे शुक्ल जी की परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे। उन पर अच्छी तरह जो है प्रकट हो गया था कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक, ठीक है, पूरा नाम है फ्रेडरिक पिंकार्ट,
ये नाम आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बना रखना चाहिए। ठीक है, इनका नाम जो है शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी हिंदी प्रेमी हैं तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म भी याद रखेंगे, 1893 इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव किया था। जो पिंकार्ट थे उनको जो है प्रेस के कामों का जो है बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त था, और अंत में लंदन का प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी, ठीक है, एलन एंड कंपनी जो है, इन्होंने एक विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए थे। ठीक है, एलन एंड कंपनी जो है एक विशाल छापे खाने की जो कंपनी थी, इसमें जो है मैनेजर पद पे थे। ठीक है, कौन? पिंकार्ट। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। ठीक है, संस्कृत की चर्चा जो है फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है बचपन से ही, यानी बचपन बाल्यावस्था से ही सुनते आते थे। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। ठीक है, आगे कहते हैं शुक्ल जी कि इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं, ठीक है, यानी उर्दू और हिंदी और उर्दू, इन दोनों भाषाओं पर इंग्लैंड में बैठे ही बैठे ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तक लिखने और अपने प्रेस में छापने लगे। ठीक है, किस भाषा में? तो हिंदी और उर्दू में। इतनी जानकारी इन्होंने प्राप्त कर ली इन दोनों भाषाओं पे कि इनमें जो है लेख और पुस्तकें जो है अपने प्रेस में छापने लगे। ठीक है, यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था, यद्यपि जो है शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हें उर्दू का भी बहुत अच्छा अभ्यास किया था। ठीक है, पर इन्हें इस बात का अच्छी तरह से ये जो है जान गए थे, निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृति की जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। किसके? तो हिंदी भाषा के। ठीक है, उनके लिए हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु के भीतर की जाएगी। ठीक है, जब हम प्रथम उत्थान पढ़ेंगे तब वहाँ पे और जो है डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी के संबंध तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी है, पढ़ लेते हैं इसको फिर आगे बढ़ेंगे। और गिलबर्ट एंड रिविंगटन, ठीक है, रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसायिक कार्यालय में जो है पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। फिर जो है उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी, ठीक है, आइन सौदागरी उर्दू में निकला था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आइन सौदागरी, ठीक है, एक मिनट इसको हटाती हूँ। हाँ, आइन सौदागरी, ठीक है, उर्दू में निकला था पत्र, जिसका संपादन किसने किया था? तो फ्रेडरिक पिंकार्ट ने किया था। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे थे। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र के उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। ठीक है, तो ये तो छोड़िए इसको, अब यहाँ पे देखिए शुक्ल जी कहते हैं भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। कौन? पिंकार्ट। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों को उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था, यानी इन लोगों से जो है बराबर वो हिंदी में पत्रों में बातचीत करते थे। ठीक है, उस समय की प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे, यानी उस समय जो है सभी के घर में पिंकार्ट के जो है 2-4 पत्र देखने को मिलते थे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। और यहाँ से देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवत 1957 में नवंबर सन 1815 है ना, 1815 है,
1815 में वे रीवा घास, ठीक है, रीवा घास, रीवा घास किसको बोलते हैं, जिससे जो है जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे, ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी मिली। रीवा घास से क्या होता था, जिसके रेशे से अच्छे कपड़े बनते थे, ठीक है, कि खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, ठीक है ना। हिंदुस्तान में क्यों आए पिंकार्ट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रीवा घास जिससे रेशे से अच्छे कपड़े बनते थे, उसी की खेती के प्रचार करने के लिए वो जो है हिंदुस्तान आए। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान आए, भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे। यहाँ पे रुकिए, हिंदुस्तान आए पर साल भर, है ना, पर साल भर से, यानी पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। 7 फरवरी 1896 को जो है इनका जो है देहांत हो गया। इनका जो शरीर था वो भारत की मिट्टी में ही मिल गया, ठीक है। ये तो हुई पिंकार्ट के बारे में बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा तब उसकी भाषा देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी संस्कृत और रंग रूप की भाषा पर लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे, ठीक है। और आगे कहते हैं, अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो उन्होंने कहा है कि बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का गद्य की भूमिका के रूप में जो है लिखा था। देखिए उसका नमूना, इसको छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही। यहाँ से देखेंगे, पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका, ठीक है, गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं, पहले यह कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू की ओर झुकाव जो उनका बाद में हो जाता है, हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक जो इनकी गुटका जो इनकी पुस्तक थी, उसकी जो भाषा था वो आदर्श हिंदी ही रखते हैं, ठीक है। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना और रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा है। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। इनकी जो पुस्तक है गुटका पहला जो है वो 1924 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुक्ल जी कहते हैं, संवत 1919 में 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले, जैसे प्रजाहितैषी, ठीक है, प्रजाहितैषी का उल्लेख हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचारक के लिए आगरे सिकंदरे से निकला, ठीक है, जिसकी भाषा विशुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार, ठीक है, अवध अखबार कहाँ से निकलता था, लखनऊ से, ठीक है, उर्दू में था, ठीक है, निकलने लगा। उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे, यानी जो लखनऊ से जो अवध अखबार जो उर्दू में निकलता था उसके कुछ भाग जो है हिंदी में भी रहता था, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, कहते हैं कि जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में जो है नवीन चंद्र राय, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, आप लोगों ने, नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरे से तैयार कराईं, ठीक है। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वाले ये मुख्य थे, ठीक है। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, नवीन चंद्र राय थे, ठीक है। इधर जो है भारत में हिंदी की रक्षा कौन कर रहा था इंडिया में, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, और पंजाब में, भारत में कह रही हूँ, और पंजाब में कौन कर रहा था, तो नवीन चंद्र राय,
ठीक है, भारत में कह रही हूँ, भारत में ही तो पंजाब भी आता है। ठीक है, आगे देखिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हाँ, शिक्षा का प्रचार प्रसार साथ साथ समाज सुधारक और उद्योग। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। कौन? नवीन चंद्र राय। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल के सिद्धांतों के प्रचारक के उद्देश्य के समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकली। संवत 1924। ठीक है, संवत 1924 में उनकी ज्ञानदायिनी पत्रिका, ठीक है, ज्ञानदायिनी पत्रिका किसकी है? नवीन चंद्र राय की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे। ठीक है ना, ज्ञानदायिनी जो पत्रिका है इसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञानपूर्ण जो है लेख भी रहते थे। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य था। कौन? नवीन चंद्र राय। ठीक है, हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। ठीक है, यानी हिंदी को जो है उर्दू के झमेले से कौन बचाया? नवीन चंद्र राय। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे जो है नवीन चंद्र राय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे हिंदी रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपाती से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। ठीक है, विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। किसने? नवीन चंद्र राय ने। ठीक है, संवत 1923 में उसके एक अधिवेशन में सैयद हादी हुसैन खां ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित करने का योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान को पूरा खंडन करते हुए कहा। ठीक है, अब ये खंडन करते हुए जो कहते हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि उर्दू में प्रचलित होने में देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। ठीक है, उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भरे हुए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना में उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। ठीक है, ये सारे जो बातें कहते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, उनका किसका क्या नाम था? सैयद, नाम ही भूल गई मैं, क्या नाम था? सैयद हादी हुसैन खां का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नवीन बाबू के इस आख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब में पुराने हामी हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा दतासी, ये गारसा दतासी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये हिंदी के दुश्मन थे पक्के। ठीक है, वे बैठे बैठे बहुत झल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी के विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया। हिंदी का विरोध किया, उर्दू के पक्ष में इन्होंने कहा कि नवीन चंद्र बाबू जो हैं वो कट्टर हिंदू है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए, अगर कभी पूछा गया कि नवीन चंद्र राय को जो है कट्टर हिंदी किसने कहा था, तो गारसा दतासी ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यह फ्रांसीसी हिंदी में इतना चिढ़ने लगा था। फ्रांसीसी कौन? गारसा दतासी। शुक्ल जी इनके बारे में देखिए कैसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ये फ्रांसीसी जो है हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बिम्स साहब का हवाला देते हुए यह कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी, आर्यों ने आकर उसका नाश किया। ठीक है, ये कौन कहता है? गारसा दतासी कहते हैं। ठीक है, जो बता रहे हैं शुक्ल जी। ठीक है, और जो बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत में सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब कहीं हिंदी का नाम लिया जाता है तब जो है गारसा दतासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह बातें कहता है। ठीक है, कहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, शुक्ल जी कहते हैं सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों पर इतना प्रभाव था अब पहले कहा जा चुका है। ठीक है, कहते हैं
सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों पर इतना प्रभाव था, यह जो है पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल, ठीक है, हैवेल साहब ने अपनी राय हाजिर की थी। अब हैवेल साहब जो अपनी राय देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, कहते हैं यह अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। अच्छा भैया, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं शुक्ल जी, इस राय को गारसात अतासी ने बड़ी खुशी के साथ, हाँ आप तो खुश होंगे क्योंकि उर्दू के बारे में बात करते हैं वो, ठीक है। गारसात अतासी जो है बहुत खुशी के साथ जो है अपने प्रवचन में शामिल करते हैं। और जो है इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 जब यह विवाद हुआ, तब देसी जबान हिंदी के माने या उर्दू को, ठीक है, यह विवाद हुआ कि देसी जबान में कि हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर खड़े हुए। कई वक्ता जो है उठकर बोले थे कि उन्होंने कहा था कि अदालती में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गाँव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित हैं, उनको नहीं पता है उर्दू, ठीक है, बहुत कष्ट उठाती हैं। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक। आगे कहते हैं बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहे, किसी ने कहा कि ऐसा करो आप लोग जो है अक्षर जो है नागरी लिपि में रखो, है ना, अक्षर जो है नागरी में रहे। और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर भी गारसात अतासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था, ठीक है। अब ये रहा गारसात अतासी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, उस काल में इंडियन लेडी न्यूज़, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, इंडियन लेडी न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई, जिसका भी जवाब देने गारसात अतासी साहब जो है खड़े हो गए, ठीक है। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय की जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा है, ठीक है। तो हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? तो गारसात अतासी ने, ठीक है, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। कैसे कहते हैं हिंदी जो एक भद्दी बोली है जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं है। शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार प्रसार रोकने के लिए मत मंतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लोगों को खींचते देख, अब इसको छोड़ दीजिए, लोगों को खींचते देखिए, छोड़िए, यहाँ से देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर आख्यान देना प्रारंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और उर्दू दोनों में किए, ठीक है। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे वो हिंदी भाषा को क्या कहते थे? आर्य भाषा कहते थे, ठीक है, आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की। 1922 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1922 को आप 57 जो है माइनस करेंगे तो 1865 आएगा ना, 1865 ईस्वी, ठीक है, 1865 ईस्वी आएगा। आप लोग भी एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा 57, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना कब किया? तो 1865 ईस्वी में, संवत में तो 1922, ठीक है, स्थापना की। और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव, हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से बढ़ा।
पंजाबी बोली के लिखित साहित्य न होने पर मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी का पूरी चर्चा सुनाई देता है वो उन्हीं की बदौलत है। किसके बदौलत भाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बदौलत, जिन्हें आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संवत 1910 में है ना, 1910 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के आख्यानों और कथाओं को धूम पंजाब में आरंभ हुई। जलंधर के पादरी गोकुल नाथ के आख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। ठीक है, ईसाई मत की झुक रहे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है, तभी आगे आप जो है समझ पाएंगे। ठीक है, की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम, ठीक है, श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुँचे। ठीक है, श्रद्धाराम कपूरथला पहुँचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध होकर पंजाब के सब छोटे छोटे स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं जो है देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनते। उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग जो है लोग आते थे और सहस्त्र आदमियों की भीड़ लग जाती थी। ठीक है, उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की थी और उपदेश तैयार किए थे। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी थी। कौन सी पुस्तकें? अपना सिद्धार्थ ग्रंथ और सत्यामृत प्रवाह। किसकी रचना है ये? किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी की यहाँ पे बात हो रही है, शुक्ल जी कर रहे हैं। ठीक है, इनकी दो पुस्तकें यहाँ पे मिलती हैं, अपना सिद्धांत ग्रंथ और सत्यामृत प्रवाह। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी पद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, ठीक है, हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, पर वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा, ठीक है, श्रद्धाराम जी का जो है फुल्लौरी बार बोल रही हूँ, ठीक है, श्रद्धाराम जी का जो है आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तकें लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। ठीक है, इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, आख्यानों का संग्रह है ये सभी। ठीक है, शतोपदेश जो दोहा में है इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? अपना एक बड़ा जीवन चरित्र जो 1400 पृष्ठों के लगभग लिखा। ठीक है, जो कहीं खो गया है, इसको छोड़ दीजिए, इसका पता नहीं है तो इसको क्या जानना। ठीक है, अब इनका जो देखिए भाग्यवती, ठीक है, भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा है। आप सभी को पता है भाग्यवती उपन्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अपने समय में वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई, संवत में। ठीक है, एक दिन उनका देहांत हुआ। उस दिन जो है जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला, क्या निकला? कि भारत में भाषा के लेखक दो ही हैं। कहते हैं भारत में जो है भाषा के लेखक दो ही हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में। ठीक है, एक काशी में और दूसरा पंजाब में। पंजाब में जो था वो नवीन चंद्र राय, ठीक है, वो थे, उनके बारे में कहते हैं, और काशी में अभी आगे देखिए बताते हैं। परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय जो है हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र से था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से था। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखते हैं। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्वित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन शब्द में भरकर पेश करते थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत की कुटुंब हैं। ठीक है, संस्कृत की कुटुंब हैं। कौन कौन? तो
तो हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, ये सभी भाषाएं जो हैं संस्कृत के उपकुटुंब हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं की साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य के उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा को हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती है, यानी अलग कैसे कर सकती है। आगे देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने, आगे कहते हैं राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल पर उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते हुए उसे ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक है, और आगे कहते हैं ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तो प्रथम उत्थान, तो आपको आगे भारतेंदु के बारे में सब जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहीं पे क्लास समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा पसंद आया तो भी, नहीं आया तो भी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोगों का लाइक, आप लोग समझते नहीं हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।